प्यारे बच्चों, एम पिंकी मलिक लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12th का जो चैप्टर 12 है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन, उसके रिगार्डिंग जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, संतुलन बिंदु वह बिंदु है जिस पर मांग और पूर्ति की शक्तियाँ ऑप्शन दे रखे हैं आगे पीछे हो जाती है, बराबर नहीं होती हैं, बराबर होती हैं या कार्य नहीं करती। तो सबसे पहले देख लेते हैं संतुलन बिंदु क्या होता है। संतुलन बिंदु पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वह बिंदु होता है जिस पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होती है, यानी कि जहां डिमांड करो और सप्लाई करो एक दूसरे को कट करते हैं उसे हम संतुलन बिंदु कहते हैं। साथ में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि संतुलन बिंदु पर जो कीमत निर्धारित होती है उसे हम संतुलन कीमत कहते हैं, और उस बिंदु पर जो मात्रा डिसाइड होती है वो हमारी संतुलन मात्रा होती है। तो जो आंसर होगा वो सी सही होगा। जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होती हैं वो संतुलन बिंदु होता है। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु का निर्धारण किस तरह होता है। अकेली वस्तु की मांग करती है, अकेली वस्तु की आपूर्ति करती है, वस्तु की मांग और आपूर्ति दोनों करती हैं, या सरकार द्वारा किया जाता है। तो जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत का निर्धारण होता है वो डिमांड और सप्लाई की शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी कि डिमांड और सप्लाई यानी कि मांग और पूर्ति है वो दोनों शक्तियाँ काम करती हैं, दोनों शक्तियाँ ही कीमत को निर्धारित करती हैं। तो इसलिए जो आंसर होगा वो सी सही होगा। किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति है वो पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत का निर्धारण करती है। क्वेश्चन नंबर 3, पूर्ति के पूर्णतः बेरोजगार होने की स्थिति में मांग में वृद्धि या कमी की कीमत और संतुलन मात्रा पर क्या प्रभाव डलता है। ऑप्शन गिवन है, कीमत में क्रमशः वृद्धि या कमी होती है, संतुलन मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं डायग्राम से, इसको अच्छी तरह समझेंगे कि जब पूर्ति है पूर्णतः बेरोजगार है, पूर्ति जब पूर्णतः बेरोजगार होती है तो वो ओ वाई के पैरेलल होती है, यानी कि कीमत की वजह से जो ओ वाई पर हम कीमत लेते हैं और ओ एक्स पर हम मात्रा लेते हैं, क्वांटिटी लेते हैं। तो जो सप्लाई कर्व है वो ओ वाई के पैरेलल है। कीमत के चेंज होने से मात्रा में कोई चेंज नहीं हो रहा है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा है। डिमांड में वृद्धि दिखानी है आपने, मांग में वृद्धि और कमी से क्या होता है। पहले मान लेते हैं हमारा डिमांड कर्व ये है, डी डी है हमारा डिमांड कर्व है। तो जब वृद्धि होती है तो डिमांड कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, राइट की तरफ। तो डिमांड कर्व मान लो डी वन हो जाता है। तो जो संतुलन बिंदु है जो पहले ई था अब बढ़कर E1 हो जाएगा। तो जो हमारा प्राइस है वो भी बढ़कर P से P1 हो जाएगा। तो इस वजह से जैसे ही डिमांड में वृद्धि हुई तो कीमत है वो भी बढ़ गई। अब हम देखते हैं अगर डिमांड कम हो जाती है, कम होगी तो डिमांड वक्र है हमारा नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। तो डिमांड वक्र नीचे की तरफ शिफ्ट होते ही जो संतुलन बिंदु है वो E2 हो जाएगा और जो प्राइस है हमारा वो भी घट जाएगा। तो इस समय जब प्राइस घट जाएगा तो जो हमारा कीमत है वो कम हो गई है लेकिन मात्रा में कोई चेंज नहीं हुआ है। जब प्राइस बढ़ा है उस समय भी मात्रा है वो सेम ही रही है, ओ क्यू ही रही है आपकी, और जब डिमांड कम हुई है तब भी ओ क्यू ही रही है। तो डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मात्रा में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है डिमांड के बढ़ने से या कम होने से। लेकिन जैसे डिमांड बढ़ी है तो प्राइस है वो ऊपर गया है, और डिमांड जब कम हुई है तो प्राइस नीचे आया है। ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं कि कीमत में क्रमशः वृद्धि होती है और कमी होती है, बिल्कुल सही है। डिमांड बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी और डिमांड कम होगी तो कीमत है वो कम होगी। सेकंड है, संतुलन मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यो हमने अभी देख लिया कि संतुलन कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, ये सेम रही है। तो जो आंसर होगा वो सी होगा, दोनों ही ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 4, आपूर्ति में वृद्धि कम मांग की मात्रा को अपरिवर्तित छोड़कर कीमत में कमी कर देगी, यानी कि मात्रा में कोई चेंज नहीं हो रहा है और सप्लाई में चेंज हो रहा है तो कीमत में कमी होगी। तो जब जो किसी वस्तु की जो डिमांड है, डिमांड वक्र है डी डी है आपका, वो ओ वाई के पैरेलल होता है, यानी कि जो इलास्टिसिटी होगी डिमांड की वो 0 होती है उस समय जब आपूर्ति यानी कि जो सप्लाई कर्व है, आपको पता है कि जो सप्लाई कर्व है वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है, क्योंकि प्राइस के साथ
सप्लाई का जो रिलेशनशिप होता है वो पॉजिटिव होता है। तो मान लिया ये हमारा डिमांड कर्व है जो ओ वाई के पैरेलल है, और ये हमारा सप्लाई कर्व है जो पॉजिटिव होता है। तो हमें बताना कि सप्लाई में वृद्धि होनी है। तो जब सप्लाई में वृद्धि होगी तो किसी भी वक्र में या किसी भी डिमांड में या सप्लाई में वृद्धि होती है तो वो दाईं तरफ जाता है, और कमी होगी तो वो बाईं तरफ जाएगा। तो जो सप्लाई कर्व है वो दाईं तरफ चला गया हमारा। तो इस वजह से जो प्राइस है, पहले मान लो प्राइस यहाँ डिसाइड हो रहा था जहाँ डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर थी। तो नया जो सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है तो उस समय जो कीमत निर्धारित होगी, क्योंकि यहाँ डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर है, तो P1 कम होगा। तो प्राइस कम हो रहा है लेकिन जो मात्रा है वो समान रह रही है। तो वो किस सिचुएशन में हुआ? वो तब हुआ जो इलास्टिसिटी डिमांड की है वो पूर्णतः बेलोजदार है, यानी कि जीरो हर ओ वाई के पैरेलल है। तो जो आंसर होगा वो बी सही होगा। जब वस्तु की जो मांग है वो पूर्णतः बेलोजदार होगी तो उस समय जो क्वांटिटी है वो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। यही बोला है कि मात्रा है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, परिवर्तित है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन कीमत में कमी हो रही है। तो कीमत में कमी हो जाती है जैसे सप्लाई बढ़ती है। सिंपल सा भी फॉर्मूला है, अगर किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, किसी वस्तु की अगर सप्लाई बढ़ जाती है और उसकी डिमांड कम है तो प्राइस कम होगा, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो और डिमांड उसकी है नहीं, तो जो व्यक्ति है उनको कम खरीदेंगे, कम खरीदने की वजह से जो प्राइस है ऑटोमेटिक कम होगा। इसी के अलावा अगर सप्लाई है वो कम है लेकिन डिमांड ज़्यादा है, तो डिमांड ज़्यादा होने से जो प्राइस है वो बढ़ेगा। लेकिन क्वेश्चन पूछ रखा है कि सप्लाई में वृद्धि हो रही है, जबकि सप्लाई में वृद्धि हो रही है और मात्रा में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में क्या है, प्राइस कम हो रहा है और क्वांटिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। वो कब होगा? जब वस्तु की मांग पूर्णतः बेलोजदार होगी। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रखा है मांग में बिना परिवर्तन किए कि मांग में कोई चेंज नहीं हो रहा है और पूर्ति घटा दी जाए तो संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं। पहले, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कीमत घट जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी, इनमें से कोई नहीं। तो डायग्राम की मदद से हम देख लेते हैं कि ओ एक्स पर हम क्वांटिटी लेते हैं और ओ वाई पर हम प्राइस ले रहे हैं। तो कीमत पहले मान लेते हैं, ये डिमांड कर्व है हमारा डी और ये हमारा सप्लाई कर्व है। जो सप्लाई कर्व है वो पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा सप्लाई कर्व है और डिमांड कर्व हमारा ये है, नेगेटिव स्लोप का होता है, ये हमारा डी है। तो इन्होंने बोला है कि जो डिमांड कर्व है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है और सप्लाई कर्व है उसमें चेंज हो गया है। कैसा हुआ है कि मांग में बिना परिवर्तन किए यदि पूर्ति घटा दी जाए, यानी कि जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट होगा, तो घटेगा तो वो बाईं तरफ जाएगा। तो सप्लाई कर्व है वो बाईं तरफ चला गया। पहले यहाँ था इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर थी, तो ये हमारी संतुलन मात्रा थी और ये हमारी संतुलन कीमत थी। तो जैसे ही सप्लाई कर्व बाईं तरफ गया है, यानी कि जो आपूर्ति है वो घट गई है, तो नया संतुलन बिंदु हमारा यहाँ डिसाइड होगा, क्योंकि डिमांड में कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ सप्लाई में चेंज हुआ है। तो इस समय जो कीमत निर्धारित होगी वो पहले वाली कीमत से ज़्यादा होगी, यहाँ आप आसानी से देख सकते हो। और जो क्वांटिटी है वो घट गई पहले से। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ हमें ये बताना है कि मांग के बिना परिवर्तन किए यदि पूर्ति घटा दी जाए तो संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो कीमत है वो बढ़ जाएगी। तो जो आंसर होगा वो सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, संतुलन कीमत ज्ञात करने के लिए क्रय की जाने वाली जो मांग है वो बराबर होनी चाहिए। संतुलन कीमत क्या होती है? अभी हमने करा था, संतुलन कीमत वह कीमत होती है जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होती है, उसको हम संतुलन कीमत कहते हैं, जहां उस संतुलन बिंदु पर निर्धारित होती है। तो उसमें दोनों ही चीज़ें बराबर होनी चाहिए, डिमांड भी और सप्लाई भी। ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है अपने लिए मांग के बराबर होनी चाहिए, विक्रय की जाने वाली पूर्ति के बराबर होनी चाहिए। ऑप्शन थर्ड देख लेते हैं। ऑप्शन थर्ड है पाई जाने वाली पूर्ति के। डी है वस्तु के कुल स्टॉक से। तो जो डिमांड है वो सप्लाई के इक्वल होनी चाहिए, अभी हमने करा भी था। तो जो सही आंसर होगा वो सी होगा कि मांग है वो पूर्ति के बराबर होनी चाहिए, तभी जो संतुलन कीमत है वो निर्धारित होती है।
क्वेश्चन नंबर 7, समय की उस अवधि को जब मांग में परिवर्तन के अनुसार पूर्ति का पूर्णतः समायोजन करते हैं। मतलब समय की वो कौन सी अवधि होती है जिसमें मांग में जैसे चेंज होता है पूर्ति में भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं अति अल्पकाल, अल्पकाल, मध्यावधि, दीर्घकाल। तो अति अल्पकाल होता है वो बाजार कीमत होती है, उसमें सप्लाई को इंक्रीज करना संभव नहीं होता है। अल्पकाल थोड़ा समय होता है, इसमें केवल सिर्फ परिवर्तनशील जो साधन है उनकी मात्रा को चेंज करके आप सप्लाई में चेंज कर सकते हो, लेकिन इसमें कुछ स्थिर साधन भी होते हैं। और जो दीर्घकाल की सिचुएशन ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें सभी साधन परिवर्तनशील है और मात्रा को मांग के अकॉर्डिंग बढ़ाया जा सकता है। तो जो सही आंसर होगा वो डी होगा। ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर होगा कि मांग में चेंज किया जा सकता है पूर्ति के अकॉर्डिंग, यानी कि पूर्ति में भी चेंज किया जा सकता है मांग के अकॉर्डिंग, पूर्ति को मांग के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, नाशवान वस्तुओं की बाजार पूर्ति वक्र एक ऊर्ध्वाधर सीधी रेखा x के बराबर होती है, ऐसा निम्नलिखित में से किस अवधि में होता है। ऑप्शन है दीर्घकाल, अल्पकाल, अति अल्पकाल, बाजार काल। तो दीर्घकाल में जो डिमांड कर्व है वो हमारा पूर्णतः लोचदार होता है, मतलब लोचदार होता है, डिमांड में चेंज किया जा सकता है, सप्लाई में भी चेंज किया जा सकता है। तो डिमांड और सप्लाई में चेंज हो सकता है, लेकिन जो अल्पकाल है उसमें सप्लाई में चेंज करना संभव नहीं होता है। हम संभव कर सकते हैं, लेकिन केवल जो परिवर्तनशील साधन है उनमें चेंज करके हम सप्लाई में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है कि ऊर्ध्वाधर होती है, जो हमारी सप्लाई कर्व है वो ऊर्ध्वाधर है। ऊर्ध्वाधर होने का मतलब है कि सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो सप्लाई में जो चेंज आपको नहीं दिखाना है नाशवान वस्तुओं की सिचुएशन में, जैसे कृषि से रिलेटिव कोई वस्तुएं हैं तो उनकी पूर्ति को हम एकदम से नहीं बढ़ा सकते अल्पकाल में, उसमें कुछ टाइम की ज़रूरत होती है। तो उस समय जो पूर्ति वक्र होता है हमारा ओ वाई के पैरेलल होता है और ये पूर्णतः ऊर्ध्वाधर होता है। ऊर्ध्वाधर होने का मतलब कि प्राइस के कम होने से या ज़्यादा होने पर इस मात्रा को नहीं बढ़ाया जा सकता, मात्रा हमेशा सेम रहेगी। ओ वाई के पैरेलल है ये। तो ऐसा कब होता है, ऐसा होता है अति अल्पकाल में, जिसको हम बाजार काल भी कहते हैं, जिसमें डिमांड में तो चेंज किया जा सकता है लेकिन सप्लाई में इसमें चेंज नहीं होता है। तो जो आंसर होगा वो सी सही होगा। अति अल्पकाल में जो सप्लाई है उसको चेंज नहीं किया जा सकता और वो ओ वाई के पैरेलल होती है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में यदि एक्स वस्तु की जो स्थानापन्न वस्तु है उसकी कीमत में परिवर्तन हो जाता है, यदि एक्स वस्तु की स्थानापन्न वस्तु वाई की कीमत में वृद्धि होती है। स्थानापन्न वस्तु कौन सी वस्तु होती है? स्थानापन्न वस्तुएं वे होती हैं जहाँ दो वस्तुओं का प्रयोग एक की जगह दूसरी जगह किया जा सकता है। चाय और कॉफ़ी इसका बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है कि अगर चाय की कीमत बढ़ती है तो लोग चाय को छोड़कर कॉफ़ी का उपभोग करना शुरू कर देते हैं, कंजप्शन शुरू करते हैं। तो एक वस्तु की कीमत जब बढ़ती है तो लोग उसका कंजप्शन कम कर देते हैं, इनकी डिमांड कम कर देते हैं और दूसरी वस्तु की डिमांड को बढ़ा लेते हैं। तो अगर एक्स वस्तु की जो स्थानापन्न वस्तु वाई की कीमत में वृद्धि हुई है तो वाई की कीमत के बढ़ जाने से जो उपभोक्ता है वो वाई वस्तु का कंजप्शन कम करेंगे, उपभोग कम करेंगे और एक्स वस्तु की जो डिमांड है वो बढ़ा देंगे। तो एक्स वस्तु की संतुलन कीमत और मात्रा के काम में प्रभाव डालना देखना है क्या रहेगा। तो इसको हम डायग्राम से देखेंगे कि जैसे ही मान लो पहले संतुलन बिंदु था, ये हमारा डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है। तो ई बिंदु पर डिसाइड हो रही हैं दोनों के दोनों, ये हमारा संतुलन प्राइस होगा और ये हमारी संतुलन मात्रा होगी। तो जैसे ही वाई वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई तो एक्स वस्तु की डिमांड है वो बढ़ गई। तो डिमांड बढ़ेगी तो जो डिमांड कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा, तो जो सप्लाई कर्व है वो सेम रहेगा लेकिन डिमांड कर्व है वो दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ये दाईं की तरफ शिफ्ट होगा तो नया संतुलन बिंदु होगा, उसको हम E2 से भी नोट कर सकते हैं। तो उस समय जो संतुलन कीमत है वो बढ़ गई पहले से ज़्यादा, आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ जाते ही जो प्राइस है वो P से P1 हो जाता है और जो मात्रा है वो भी Q से Q1 हो जाती है। तो मांग भी बढ़ गई है, मात्रा भी बढ़ गई है
और प्राइस भी बढ़ गया है। अब ऑप्शन देख लेते हैं इन्होंने क्या दे रखे हैं। ऑप्शन गिवन है एक्स वस्तु की संतुलन कीमत और मात्रा दोनों बढ़ जाएंगी, ये बिल्कुल सही है। अभी हमने करा था कि एक्स वस्तु की संतुलन कीमत और मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, तो ऑप्शन ए है वो सही है। ऑप्शन बी दो रखा है एक्स वस्तु की संतुलन कीमत और मात्रा दोनों में कमी होगी, जो कि रोंग है। एक्स वस्तु की संतुलन कीमत में वृद्धि और संतुलन मात्रा में कमी होगी, तो जो सही आंसर है वो ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जब मांग में प्रयत्न के अनुसार पूर्ति का पूर्ण रूप से समायोजन किया जा सकता है तो उस समय की कौन सी अवधि होती है। तो हमने अभी करा था जो अति दीर्घकाल होता है उसमें पूर्ति में चेंज हो जाता है डिमांड के अकॉर्डिंग। तो जो दीर्घकाल है समय वो हम मांग में के अकॉर्डिंग पूर्ति में संतुलन कर सकते हैं, क्योंकि सप्लाई में इंक्रीज करना आसान होता है दीर्घकाल में, और डिमांड में भी चेंज हो जाता है दीर्घकाल में, समायोजन संभव है। लेकिन अति अल्पकाल समय में या अल्पकाल समय में प्रोडक्शन को बढ़ाना आसान नहीं होता है, तो पूर्ति है उसको चेंज करना मुश्किल होता है। तो इसलिए जो आंसर होगा वो बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 बाजार कीमत का निर्धारण किया जाता है। तो अभी हमने किया भी था, जो बाजार कीमत होती है वो अति अल्पकाल समय में होती है जिसमें सप्लाई में चेंज नहीं होता है, तो जो आंसर होगा वो बी सही होगा। आगे फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चंस को करेंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन, वह कीमत जिस पर मांग और पूर्ति डैश होती है संतुलन कीमत कहलाती है। अभी हमने करा था कि संतुलन की वह कीमत जिस पर सब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होती है वो संतुलन बिंदु होता है, और उस पर जो कीमत है और मात्रा है वो बराबर होती है। संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा होती है। तो संतुलन कीमत कौन सी होगी, जहां डिमांड और सप्लाई समान होंगी यानी कि बराबर होंगी। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है अन्य बातें समान रहने पर तो संतुलन कीमत क्या होगी। तो किसी वस्तु की डिमांड बढ़ रही है, तो डिमांड जैसे ही बढ़ेगी तो संतुलन कीमत से ऊपर की तरफ इक्विलिब्रियम होगा, जो संतुलन नया संतुलन बिंदु स्थापित होगा। तो जो मात्रा होगी वो भी बढ़ जाएगी और जो प्राइस है वो भी बढ़ जाएगा। तो पूछ रखा है कि किसी वस्तु की अगर डिमांड है वो बढ़ेगी तो क्या होगा। तो डिमांड बढ़ेगी तो जो कीमत है वो भी बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3, यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है अन्य बातें समान रहने पर संतुलन कीमत क्या होगी। अब डिमांड को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सप्लाई को कंसीडर कर रहे हैं। मान लो ये हमारा डिमांड कर्व है और ये हमारा सप्लाई कर्व है, तो यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड हो रही है। तो अब हमें बताना है कि जो सप्लाई है उसमें वृद्धि हो रही है, तो जो सप्लाई में अगर वृद्धि होगी तो वो दाईं तरफ शिफ्ट होगा। तो दाईं तरफ शिफ्ट होते ही जो प्राइस है, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ई से E2 हो जाएगा, तो जो प्राइस है वो पहले से घटकर P से P1 हो जाएगा और जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। तो इन्होंने पूछ रखा कि अगर पूर्ति बढ़ती है तो संतुलन कीमत क्या होगी। तो संतुलन कीमत पहले से कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है बाजार कीमत डैश होती है। तो बाजार कीमत कैसी होती है, अल्पकालीन होती है दीर्घकालीन होती है। अभी बाजार कीमत कैसी होती है, अभी हमने करा था बाजार कीमत अल्पकालीन होती है, थोड़े समय के लिए होती है, और तो जो कीमत होगी वो अस्थायी होगी यानी कि परमानेंट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 5, अति अल्पकाल में वस्तु की कीमत डैश द्वारा अधिक प्रभावित होती है। तो जो अति अल्पकाल समय होता है उसमें जो कीमत डिसाइड होती है वो मांग द्वारा डिसाइड होती है, क्योंकि अति अल्पकाल समय में जो पूर्ति है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो मांग पर जो उस पर वस्तु की कीमत पर जो इफ़ेक्ट होता है वो उस वस्तु की मांग का होता है। अगर मांग ज़्यादा होगी तो प्राइस ज़्यादा होगा, अगर मांग कम है तो प्राइस कम होगा। तो प्राइस को निर्धारित करने वाला जो मेन तत्व होता है वो डिमांड होता है। सप्लाई का रोल अति अल्पकाल समय में कम होता है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी वस्तु की मांग और पूर्ति में समान अनुपात में परिवर्तन होता है तो उसकी कीमत में परिवर्तन कैसा होगा या नहीं होगा। तो अगर किसी वस्तु की डिमांड और सप्लाई में सेम अनुपात में चेंज हो रहा है, जिस रेशियो में डिमांड बढ़ रही है या घट रही है, सप्लाई भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, तो संतुलन कीमत पर क्या इफेक्ट होगा। तो इसका कहने का मतलब डिमांड जितनी चेंज हुई है या वृद्धि हुई है कमी हुई है, सप्लाई में भी उतना ही चेंज दिखाना है आपको। अगर सप्लाई में इतना चेंज हो रहा है
तो डिमांड में भी उतना ही चेंज आपको दिखाना है, सेम रेशो का होगा तो क्या इफ़ेक्ट होगा, तो उससे जो कीमत है आपकी उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता। सेम रेशो में आपने डिमांड और सप्लाई को दिखाना है तो उससे कीमत में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर एक में ज़्यादा परिवर्तन होता है और एक में कम होता है तो कीमत में चेंज होता है। तो अगर मांग और पूर्ति में समानुपात में परिवर्तन होता है तो कीमत में जो चेंज होता है वो नहीं होगा, लेकिन अगर दोनों में असमान रूप से अनुपात में चेंज होता है तो कीमत में चेंज होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। सामान्य कीमत बाजार कीमत से स्थिर होती है। तो सामान्य कीमत वो कीमत होती है जो दीर्घकाल में डिसाइड होती है और दीर्घकाल में मांग और सप्लाई दोनों में चेंज किया जा सकता है, लेकिन जो बाज़ार कीमत है वो अल्पकालीन होती है, थोड़े समय के लिए होती है और उसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है। जबकि जो हमारी सामान्य कीमत है जिसको हम दीर्घकाल में बोलते हैं वो नॉर्मल प्राइस होता है, उसमें फ्लक्चुएशन कम होती है, लेकिन जो बाज़ार है कीमत है उसमें लगातार चेंज होता रहता है। तो ये फ्लक्चुएशन है वो हमारी अल्पकाल को शो करता है और अल्पकाल के प्राइस को ही जोड़कर हमारा सामान्य कीमत बनता है। जब हम बाज़ार कीमत को जोड़ लेते हैं तो हम एवरेज निकालते हैं तो वो हमारी सामान्य कीमत कहलाती है। दीर्घकाल वाली जो कीमत होती है वो हमारी सामान्य कीमत कहलाती है। तो सामान्य कीमत में चेंज आसानी से नहीं होता है, जबकि बाज़ार कीमत में है वो फ्लक्चुएशन होती है, ज़्यादा चेंज होता है। तो इसलिए जो सामान्य कीमत है वो स्थिर रहती है अधिक। तो जो आंसर होगा वो होगा अधिक। सामान्य कीमत अधिक स्थिर रहती है, जबकि जो बाज़ार कीमत है वो अस्थायी होती है। क्वेश्चन नंबर 8। नियंत्रण कीमत में वस्तुओं की कीमत को उसकी संतुलन कीमत निर्धारित करती है। तो नियंत्रण कीमत क्या होती है? जब वस्तुओं की जब हम कीमत डिसाइड की जाती है डिमांड और सप्लाई के द्वारा, तो सरकार चाहती है कि जो सप्लाई है और डिमांड ने जो कीमत निर्धारित की थी वो कीमत है वो निर्धन व्यक्ति उसको सहन नहीं कर सकते, उस पर अपने जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे दवाई वगैरह वो नहीं खरीद सकते, तो वो इस कीमत को निर्धारित करता है और जो वो संतुलन कीमत द्वारा जो प्राइस डिसाइड किया जाता है उससे कम कीमत निर्धारित करता है, तो उसे हम नियंत्रण कीमत कहते हैं। तो जो नियंत्रण कीमत है वो संतुलन कीमत से नीचे निर्धारित की जाती है। आगे है अत्यल्प काल में जो वस्तु की कीमत पाई जाती है डैश कीमत कहलाती है। तो अभी हमने करा था जो अति अल्पकाल में जो कीमत पाई जाती है उसे हम बाजार कीमत कहते हैं। आगे करेंगे असरेशन और रीजनिंग के क्वेश्चन। असरेशन और रीजनिंग का पहला क्वेश्चन, आगत कीमत में कमी होने के कारण पूर्ति वक्र आगे की ओर खिसकता है। ये बिल्कुल सही है। आगत का मतलब क्या होता है? कच्चा माल जो किसी प्रोडक्शन के लिए ज़रूरत है। तो अगर प्रोडक्शन करने के लिए जो माल है, जो कच्चा माल है, अगर वो सस्ता हो जाएगा, उसकी कीमत कम होने का मतलब है कि वो सस्ता हो गया है, तो जो सप्लाई कर्व है वो क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन है अब उस वस्तु का ज़्यादा होगा। तो डिमांड सेम है और जो सप्लाई है अगर वो बढ़ जाएगी तो क्या होगा? उसका प्राइस कम हो जाएगा। किसी भी वस्तु की अगर सप्लाई बढ़ जाती है तो जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। इन्होंने पूछा है कि जो आगत कीमत में कमी होने के कारण पूर्ति वक्र आगे की ओर खिसकता है। बिल्कुल सही है, जो पूर्ति वक्र है वो आगे की तरफ खिसकता है। आर इन्होंने दे रखा है जब मांग में वृद्धि या पूर्ति में वृद्धि बराबर होती है तो संतुलन कीमत अपरिवर्तित होती है। अभी हमने करा भी था कि मांग में वृद्धि और पूर्ति में जो वृद्धि अगर बराबर होती है तो जो संतुलन कीमत है वो सेम रहती है। दोनों ही सही हैं और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए जो आंसर होगा वो बी होगा। दोनों ही सही है और लेकिन जो आर है वो एक ही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आंसर होगा वो बी होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2, जब बाज़ार में अतिरिक्त मांग होती है तो कीमत में वृद्धि होती है। ये बिल्कुल सही है। जब बाज़ार में डिमांड है वो बढ़ेगी, यानी कि एक्स्ट्रा डिमांड होगी, सप्लाई उतनी नहीं होगी, तो जो कीमत है वो बढ़ेगी। ये मान लो ये हमारा सप्लाई कर्व है और ये हमारा डिमांड कर्व है। डिमांड एक्स्ट्रा है, डिमांड बढ़ रही है, तो जो कीमत है वो भी बढ़ेगी। तो डिमांड बढ़ जाने से कीमत है वो बढ़ने की प्रवृत्ति होगी। ये तो सही है। आर इन्होंने दे रखा है सरकार किसानों को आय को नियमित करने के लिए उच्चतम कीमत
निश्चित करती है। सरकार ये चाहती है कि वो किसानों को की जो आय है वो फिक्स रहे, तो वो उसके लिए उच्चतम कीमत देती है। ये गलत है, क्योंकि जो सरकार है वो किसानों की आय को नियमित करने के लिए उनको उच्चतम कीमत नहीं देती, न्यूनतम कीमत देती है। उच्चतम कीमत हमेशा संतुलन कीमत से नीचे होती है और न्यूनतम कीमत संतुलन कीमत से ज़्यादा होती है। तो संतुलन कीमत से ज़्यादा तभी देती है सरकार, ताकि किसानों की जो आय है वो नियमित की जा सके। तो जो आर है वो गलत है, लेकिन जो ए है वो सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे रखा है, बाजार संतुलन में न तो अतिरिक्त मांग होती है और न ही अतिरिक्त सप्लाई होती है। बिल्कुल सही है। बाजार संतुलन वो सिचुएशन होती है जिसमें ना तो एक्स्ट्रा डिमांड होती है ना एक्स्ट्रा सप्लाई होती है। ये बिल्कुल सही है। आर दे रखा है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार मांग और बाजार पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। जो कीमत है वो बाजार पूर्ति और बाजार मांग द्वारा निर्धारित होती है। ये भी सही है, दोनों ही सही है, लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर नहीं रहा है, तो इसलिए जो आंसर होगा वो बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, आगत कीमत में कमी के कारण संतुलन कीमत गिरती है। ये हमने फर्स्ट में भी करा था कि जैसे ही आगत में कमी होगी, आगत की कीमत में कमी होगी, तो जो सप्लाई कर्व है हमारा वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। तो जो संतुलन बिंदु है हमारा वो पहले से नीचे की तरफ होगा, तो जो कीमत है वो हमारी घट जाएगी। तो ये बिल्कुल सही है कि आगत में कमी के कारण है वो जो संतुलन कीमत है वो गिर जाएगी। आर इन्होंने दे रखा है, किसी पूरक वस्तु की कीमत में कमी के कारण वस्तु की संतुलन कीमत में गिरावट आती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं पूरक वस्तुएं कौन सी होती है। पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तु होती है जिनका प्रयोग हम एक साथ करते हैं, जैसे कि कार और पेट्रोल है, वो हमारी पूरक वस्तुएं हैं। तो कार के लिए पेट्रोल की नीड होती है, तो एक वस्तु की कीमत है वो कम होगी, चाहे वो कार मान लो आप या पेट्रोल मान लो। तो अगर एक वस्तु की कीमत कम होगी तो दूसरी वस्तु की जो मांग है वो बढ़ेगी। तो इन्होंने बोला कि एक वस्तु की कीमत में कमी के कारण वस्तु की जो संतुलन कीमत है वो गिर जाएगी। जैसे अगर किसी वस्तु का प्राइस है वो कम होगा तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। तो डिमांड बढ़ेगी तो उस समय उस वस्तु का प्राइस भी बढ़ेगा, क्योंकि जैसे ही किसी वस्तु की डिमांड बढ़ती है, मान लो ये हमारा डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है, कीमत कम हुई तो लोगों ने उसकी डिमांड करनी शुरू कर दी, तो डिमांड बढ़ गई। तो डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ने से दोबारा क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा, तो ना कि प्राइस में कम होगा। तो जो ए है वो सही है, लेकिन जो आर है वो गलत है, इसलिए जो ऑप्शन होगा इसका सही वो सी होगा। फोर्थ का जो आंसर है वो सी होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, न्यूनतम कीमत अत्यधिक आपूर्ति की ओर जाता है, यानी कि न्यूनतम कीमत तब की जाती है जब सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही है। अभी हमने किया भी था, न्यूनतम कीमत किसानों को दी जाती है क्योंकि वहाँ सप्लाई ज़्यादा है, और सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से जो प्राइस है वो कम हो जाते हैं संतुलन कीमत से भी। तो सरकार संतुलन कीमत से ज़्यादा प्राइस देती है किसानों को, उनको एक आश्वासन देती है कि जो आपका प्राइस है वो कम नहीं होने दिया जाएगा। तो जो न्यूनतम कीमत है हमेशा संतुलन बिंदु से ऊपर होती है। आगे देख लेते हैं, आर में इन्होंने क्या दे रखा है तर्क। आर में इन्होंने दे रखा है, न्यूनतम कीमत अक्सर संतुलन कीमत से कम स्तर पर निर्धारित होती है। बिल्कुल गलत है। न्यूनतम कीमत संतुलन बिंदु से ऊपर डिसाइड होगी तभी किसानों को फ़ायदा होगा, क्योंकि उस समय जो सप्लाई है वो ज़्यादा होती है लेकिन जो डिमांड है वो कम होती है, जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ जो है हमारा वो सप्लाई कर्व है पॉजिटिव, और ये हमारा डिमांड कर्व है। तो सप्लाई ज़्यादा है लेकिन डिमांड है वो कम है। यहाँ मान लो संतुलन कीमत निर्धारित हो रही है तो वो संतुलन कीमत काफ़ी कम होती है, इसलिए जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि लोगों को, किसानों को समर्थन मूल्य दिया जाए, न्यूनतम कीमत डिसाइड की जाए, तो वो संतुलन कीमत से ऊपर होती है। और जो उच्चतम कीमत होती है वो जीवन के लिए काफ़ी जो आवश्यक चीज़ें होती हैं जैसे दवाई वगैरह हैं, उनके लिए सरकार कीमत कम नीचे करती है, संतुलन कीमत से नीचे निर्धारित करती है, तो वो उच्चतम कीमत होती है।
और जो संतुलन कीमत से ऊपर निर्धारित की जाती है वो न्यूनतम कीमत होती है। तो इसलिए जो अभी कथन ए तो सही है, लेकिन जो आर है वो गलत है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो सी होगा। आज के इस लेक्चर में हमने कंप्लीट एमसीक्यू क्वेश्चन, असरेशन और रीजनिंग के क्वेश्चंस और एमसीक्यू क्वेश्चंस को किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।